हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि भूषण चौहान है और मैं आज प्लांट हार्मोन ऑक्जिन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हार्मोन एक पैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। इसके रिस्पांस में सेल डिफ्रेंशिएट कर सकती है, वेरियस टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, लाइक रिप्रोडक्शन, सेल इलांगेशन, सेल ग्रोथ। यहाँ मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ऑक्जिन के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इन द प्लांट, मेजर रोल इन स्टेम इलांगेशन। साइट ऑफ ऑक्जिन सिंथेसिस इज सूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि मेजर साइट है ऑक्जिन सिंथेसिस के लिए, बट जनरली डेवलपिंग फ्रूट और सीड में भी ये माइनर अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। ऑक्जिन सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड मेन प्रीकर्सर होता है, बट इसके अलावा इंडोल और इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट भी एज ए सबस्ट्रेट रोल प्ले करते हैं ऑक्जिन सिंथेसिस के लिए। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ऑक्जिन डिस्कवरी। ऑक्जिन डिस्कवरी के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो मैं यहाँ आपको कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि डार्विन ने 1880 में कैनरी ग्रास पे किया हुआ था। आप देख सकते हैं कोलेप्टाइल सीड जब भी ग्रो करता है उसमें दो पार्ट पहले निकलते हैं, एक कोलेप्टाइल, दूसरा कोलेराइजा। कोलेप्टाइल से शूट का फॉर्मेशन होता है और कोलेराइजा से रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कोलेप्टाइल है, इसमें लाइट राइट साइड से पड़ रहा है और वो उसी की दिशा में झुका हुआ है। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें टिप को कट कर दिया गया है जिसकी वजह से कोई झुकाव नहीं हुआ है। तीसरा है जिसमें इन्होंने कैप से ढक दिया है टिप को और यहाँ भी कोई झुकाव नहीं हो रहा है। तो इन्हें कंक्लूजन निकाला कि सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड इन द टिप, ट्रेवल टू द ग्रोथ जोन एंड कॉज द शेडेड साइड टू ग्रो फास्टर देन द इल्यूमिनेटेड साइड। टिप पे कोई ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि शेडेड साइड में सेल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से ये राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। दूसरा एक्सपेरिमेंट बॉयसन जेनसन का है, जिन्होंने एवेना कोलेप्टाइल पे 1930 में काम किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कोलेप्टाइल में डार्क साइड की तरफ माइका सीट इंसर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई झुकाव नहीं हुआ है लाइट साइड में। दूसरा आप देख सकते हैं कि लाइट साइड में माइका सीट को इंसर्ट किया गया है कोलेप्टाइल में, और बट यहाँ पर झुकाव हुआ है लाइट की तरफ। तीसरा आप देख सकते हैं इसमें टिप को पहले कट किया गया है, टिप के बीच में दूसरा देख सकते हैं, फिर टिप के ऊपर जेलेटिन रख दिया गया है, फिर ऊपर टिप को रख दिया गया है। अब लास्ट में एक देख सकते हैं कि इसमें झुकाव इसके बाद भी हुआ है। तो इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, सम सब्सटेंस हैज डिफ्यूज फ्रॉम द टिप थ्रू द जेलेटिन टू द कट इन वेयर इट कॉज ग्रोथ। तीसरा एक्सपेरिमेंट पाल ने किया था 1919 में। यहाँ देख सकते हैं आप टिप को रिमूव किया हुआ है और टिप को कोलेप्टाइल के आधे पार्ट पे इन्होंने इसको रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में ये राइट साइड की तरफ झुक गया है, यहाँ कोई लाइट का स्टिमुलस नहीं दिया गया है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला, ग्रोथ प्रमोटिंग स्टिमुलस प्रोड्यूस इन द टिप वाज केमिकल इन नेचर, जो कि टिप में प्रोड्यूस है और ये जहाँ पर रखा जा रहा है उसी रीजन में सेल ग्रोथ हो रही। चौथा एक्सपेरिमेंट फ्रिट्ज वेंट ने किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ आप देख सकते हैं जिलेटिन के ऊपर कोलेप्टाइल टिप को कट करके रखा गया है, इसके बाद टिप को हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया है और जिलेटिन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गया है। दूसरे में आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद एक कोलेप्टाइल जिसका टिप कट किया हुआ है उसके आधे पार्ट पे जिलेटिन रखा गया है, देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में रखा गया है। फिर इसको डार्क में रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि इसमें राइट साइड में इसमें झुकाव हुआ है। इन्होंने कंक्लूजन निकाला, सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इज सिंथेसाइज्ड इन द एपेक्स एंड ट्रांसलोकेटेड डाउनवर्ड वेयर इट कॉज ग्रोथ। क्योंकि इन्होंने टिप आप देख सकते हैं कि पहले जिलेटिन पे रखा था जिसका कि केमिकल उसने ये सोक कर लिया था, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि टिप से ही कोई ग्रोथ फैक्टर है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है और ट्रेवल करके नीचे जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है और कोलेप्टाइल लाइट साइड में झुक जाता है। आइसोलेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑक्जिन। इट वाज डन बाय कोगल एंड थीमैन। Kogel isolated the substance from urine of a pathological Dutch patient and named it Oxygen A, ऑक्जिन ट्रायोलिक एसिड। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पेलाग्रा पेशेंट में नियासिन विटामिन की कमी होती है और उसके यूरिन में ऑक्सिजन पाया जाता है। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी इसी पेलाग्रा पेशेंट में की गई थी। Kogel in 1934 further isolated similar substance from corn germ oil and named it Oxygen B, oxynolonic acid. They isolated another oxygen from human urine called heterooxygen, which was identified as indole acetic acid. Thiemann isolated from the culture filtrate in which the fungus Rhizopus had been growing. In the mid-1930s, it was determined that oxygen is indole 3 acetic acid.
टाइप्स ऑफ ऑक्जिन। ऑक्जिन मेनली दो तरह के पाए जाते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्जिन वो होते हैं जो कि प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं, सिंथेटिक जो कि हम लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। नेचुरल में आप देख सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड जो कि नेचुरली प्लांट में पाया जाता है। सिंथेटिक में आप देख सकते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ऑक्जिन बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके मेनली दो मेजर पाथवे होते हैं, जो कि एक ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट होता है, दूसरा ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे के बारे में। पहला है इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इसमें देख सकते हैं कि प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन है जिसका डीएमिनेशन होता है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है जो कि ऑक्जिन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पाथवे है ट्रिप्टामीन पाथवे। इसमें भी प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन जैसा कि आप देख सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ट्रिप्टामीन बनता है, फिर डीएमिनेशन होता है, इसमें इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है। तीसरा पाथवे है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे। इसमें भी प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन है और ये इंडोल 3 एसिटोएल्डोजिमीन, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, फाइनली इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है। फ्रेंड्स, मैं आपको अब ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट से इंडोल बनता है जिसमें कि इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट लाइज या इंडोल सिंथेज एंजाइम काम करते हैं और इसमें वेरियस इंटरमीडिएट और अननोन एंजाइम्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर पूरी तरह से नहीं किए गए हैं, काम करते हैं और फर्दर ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एडिशनली बता देना चाहता हूँ कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए, जिसमें कि ट्रिप्टोफैन सिंथेज ए, ट्रिप्टोफैन सिंथेज बी एंजाइम काम करते हैं और ये ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। ऑक्जिन ट्रांसपोर्ट। Oxygen found in cytosol and chloroplast in plant cell. Intercellular distribution depends on pH. Only plant hormone which have active transport via parenchymatous tissue associated with vascular bundle. Oxygen ही एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाया जाता है, बाकी किसी भी प्लांट हार्मोन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पाया जाता है। एनर्जी प्रोवाइडर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है और बेसिपेटल होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से मिलती है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस ये एपेक्स पे बनता है और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिपेटल का मीन्स है ये प्लांट के ऊपर यानी एपेक्स पे बनता है और ये नीचे यानी रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आल्सो अकर्स एज बाईडायरेक्शनली वे बट इन माइनर अमाउंट। ऑक्सीजन का पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जो कि बहुत ही माइनर अमाउंट में होता है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो कि एक्टिव और पैसिव होता है उसके ट्रांसपोर्ट को एक एनिमेशन के थ्रू बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन कंडक्टिंग सेल्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यू एसोसिएटेड विथ वस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके थ्रू होता है और ये एपिकल रीजन से बेसल रीजन की तरफ होता है। तो आप देख सकते हैं एपिकल रीजन ऊपर की तरफ और ये बेसल रीजन नीचे की तरफ। इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पिन प्रोटीन होती है जो कि कंडक्टिंग ऑक्सीजन कंडक्टिंग सेल के बेसल रीजन में पाई जाती हैं पिन प्रोटीन्स। और ये बीच में आप देख सकते हैं सेल में परमीएज ट्रांसपोर्टर, हाइड्रोजन पंप है, H+ ATPase है जो कि साइटोसॉल में जो कि pH 7 होता है वहाँ से H+ आयन को एनर्जी जो कि ATP के थ्रू पंप करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, वहाँ पर H+ आयन का स्टोरेज होता है और यहाँ पे pH 5 के अराउंड होता है। यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन कैसे एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन IAA- जो कि एनायनिक है और दूसरा है जो कि IAAH जो कि प्रोटीनेटेड है, इसमें H+ आयन इंक्लूडेड है। H+ आयन IAA H+ आयन से मिलकर IAAH यानी प्रोटीनेटेड
ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और ये आसानी से डिफ्यूज हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं IAA जो कि एनायनिक नेगेटिव चार्ज है, H+ आयन से मिलकर IAH जो कि प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये आसानी से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का। दूसरा IAA H+ आयन जो कि यहाँ स्पेस में पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। 2 H+ आयन IAA- यानी एनायनिक ऑक्सीजन से मिलते हैं और ये इसको परमीएज के थ्रू इंटर कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में। इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है क्योंकि यहाँ पर H+ आयन जो कि एनर्जी के थ्रू पंप किए गए थे उसके थ्रू IAA- एंट्री ले रहा है सेल के अंदर, जहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन एनर्जी डायरेक्टली नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व हो, इसीलिए इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, जो कि परमीएज के थ्रू H+ आयन के साथ एनायनिक ऑक्सीजन इंटर करता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में pH7 होता है और यहाँ प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है एनायनिक ऑक्सीजन में IAA- में। आप यहाँ देख सकते हैं ये H+ ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जिसमें H+ लगा हुआ है वो कन्वर्ट हो जा रहा है IAA-। यहाँ सभी ऑक्सीजन एनायनिक फॉर्म में होते हैं जो कि एक्युमुलेट होते हैं सेल में और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं तो इनका एक्युमुलेशन होता है। इसको फर्दर सेल से ट्रांसपोर्ट होने के लिए कैरियर प्रोटीन जो कि पिन प्रोटीन है, मैंने आपको ऊपर बताया था, ये इन्वॉल्व होती हैं और इसको इफ्लक्स करती हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ले जाती हैं। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन का बहुत रोल होता है। तो ये पिन प्रोटीन एज ए कैरियर प्रोटीन काम करती हैं और एनायनिक ऑक्सीजन को सेल से बाहर ले जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस में आप देख सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन का हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि एनायनिक ऑक्सीजन का परमीएज के थ्रू हो रहा है जिसमें कि इनडायरेक्टली एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसे। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से इस सेल में आता है, फर्दर सेल में इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है एपिकल रीजन से बेसल रीजन की तरफ। इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के कई सारे इनहिबिटर मौजूद हैं। तो इसमें देख सकते हैं, पहला है NPA। यह क्या करता है? NPA नॉट ट्रांसपोर्टेड पोलरली एंड बिलीव टू इंटरफियर विथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट by binding to protein associated in a complex with the efflux carrier। जैसा कि आप पिछले प्रेजेंटेशन में आप देखे हैं कि पिन प्रोटीन जो कि इफ्लक्स का काम करती हैं, उसके साथ ये NPA बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। दूसरा है टीबा 2,3,5 ट्राइओडोबेंजोइक एसिड, हैव वीक ऑक्सीजन एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेड पोलरली, may inhibit polar transport in part by competing with oxygen for its binding site on the efflux carrier protein। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन इफ्लक्स होने के लिए पिन प्रोटीन पे बाइंड होता है और सेल से बाहर ले जाती है पिन प्रोटीन, बट टीबा क्या करता है, वहाँ कम्पीट करता है बाइंडिंग साइट के लिए पिन प्रोटीन पर। ये पिन प्रोटीन पर जाकर बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। तीसरा है ब्रिफेल्डिन BFA, causes Golgi vesicle and other endosomal compartment to aggregate near the nucleus, causes pin to accumulate in these abnormal intercellular compartments। ब्रिफेल्डिन के बारे में मैं एडिशनली बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है। ये अगर आप फर्दर रिसर्च में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको बहुत से सेलुलर एस्से होते हैं जिसमें सेल कल्चर में ब्रिफेल्डिन का यूज किया जाता है किसी भी इंटरल्यूकिन, कीमोकाइन, साइटोकाइन को प्रोडक्शन को सेल के अंदर रोकने के लिए, ताकि फर्दर हम एनालाइज कर सकें किस सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए ब्रिफेल्डिन का यूज किया जाता है। हम लोग कल्चर करते हैं और कल्चर के लास्ट कुछ आवर में इसको ऐड किया जाता है, तो उसके कारण जो भी प्रोटीन्स, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स बनते हैं वो सेल के अंदर कैप्चर रहते हैं और बाद में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। साइटोचलासिन डी, इनहिबिटर ऑफ एक्टिन पॉलीमराइजेशन,
नॉर्मल रीलोकलाइजेशन ऑफ पिन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रिवेंटेड। जैसा कि आप पिछले एनिमेशन में आपने देखा था कि पिन प्रोटीन जो कि इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन का काम करती हैं वो ऑक्सीजन पे बाइंड होती हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनायनिक ऑक्सीजन को बाहर ले जाती हैं। लेकिन इसमें जो हेल्प होता है वो ऑक्सीजन एक्टिन फिलामेंट इसमें हेल्प करते हैं और ये साइटोचलासिन डी इस एक्टिन के पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण पिन प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रुक जाता है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन है। तो ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिवेट करता है, उस प्रोसेस को मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पहला सिचुएशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि TIR1 है, जो कि ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि इंट्रासेलुलरली पाया जाता है। वैसे मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ ऑक्सीजन का जो रिसेप्टर होता है ABP1 होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन 1 के नाम से जाना जाता है। TIR1 इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। ऑक्सीजन नहीं होता है तो ARF ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको कि IAA ऑक्सीजन रिप्रेसर बाइंड किए रहता है और ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिवेट नहीं करने देता है ARF के थ्रू। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये इनहिबिटर ARF फैक्टर को बाइंड किए हुए है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर। दूसरा सिचुएशन है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो कि बाइंड करता है TIR1 से। TIR1 के पास और कैपेबिलिटी होती है कि इस पे ऑक्सीजन रिप्रेसर जो कि ARF को बाइंड किए हुए है आकर बाइंड होता है और ये इंड्यूस करता है SCF स्केपी कॉलिन और F बॉक्स जो कि एक SCF कॉम्प्लेक्स है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स होता है, आकर बाइंड करता है और ये यूबिक्विटिनाइजेशन कराता है ऑक्सीजन रिप्रेसर का। आप यहाँ देख सकते हैं ये यूबिक्विटिन को टैग कर रहा है रिप्रेसर के ऊपर और ये फर्दर रिप्रेसर का प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होता है। इसमें 26X प्रोटियासोम काम करता है और ये डिग्रेड कर देता है रिप्रेसर और ये ARF फ्री होता है और ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन आकर बाइंड करता है और ये इसको एक्टिवेट करता है। इस तरह से ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, सेल इलांगेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल इलांगेट हो रही है। इसके लिए एक एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है जिसको कि मैं आगे फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल इलांगेशन का होता है। दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। यहाँ आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम को ऑक्सीजन के इफेक्ट में ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑक्सीजन सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तीसरा आप देख सकते हैं इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कैलस एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एपिकल डोमिनेंस में प्लांट की ग्रोथ एपेक्स पे ज़्यादा होती है और ये लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं लेटरल बट डोरमेंट फेज में पड़ी है, इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, केवल एपेक्स ही ग्रोथ करती है। इसी को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं और इसमें ऑक्सीजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। फर्दर आप यहाँ देख सकते हैं एपेक्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लेटरल बट ग्रो कर गई। इससे प्रूफ होता है ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस शो करता है। Oxygen suppress the formation of lateral bud if the apical bud is intact, but removal of apical bud causes fast growth of lateral bud. आप जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया इसके बारे में। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट द एब्सेशन लेयर शेडिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एब्सेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि मेच्योर लीफ अपने आप गिरती हैं, जिसमें कि एक एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है लीफ के बेस पर। आप यहाँ देख सकते हैं एब्सेशन लेयर बनी हुई है और ये मेच्योर लीफ है और ये फर्दर नीचे गिर जाती है इस एब्सेशन लेयर से। बट प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन लेयर शेडिंग ऑफ मेच्योर लीफ फ्रॉम द स्टेम और राइप फ्रूट्स फ्रॉम द स्टेम। जनरली ये लेयर ऑफ टिश्यू इज फॉर्म एट द बेस ऑफ ऑर्गन कॉल्ड एब्सेशन जोन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन। यहाँ पर इस प्रोसेस को ऑक्सीजन हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से रोक दिया जा सकता है। ऑक्सीजन प्रमोट एडवेंटिटस रूट डेवलपमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं
लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है और ये प्राइमरी रूट जो कि रेडिकल से बनती है उसे प्रमोट करता है। बट अगर ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी रूट के साथ एडवेंटिटस रूट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का होने पर एडवेंटिटस रूट का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन प्रमोट रूट ग्रोथ ओनली एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन बट एट हायर कंसंट्रेशन दे इनहिबिट रूट ग्रोथ। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज इनहिबिटरी टू रूट ग्रोथ कॉज इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिटस रूट फ्रॉम द नोड। ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पार्थेनोकार्पी के बारे में बता देना चाहता हूँ। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लावर को, जिसमें कि मेल गमीटोफाइट फीमेल गमीटोफाइट है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट करता है जिसमें कि सीड प्रेजेंट होता है। बट अगर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट दे दिया जाए एक्सोजेनेसली तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बट इसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। External application of oxygen on flower causes development of seedless fruit in tomato, apples and cucumber. Role of oxygen and cytokinin ratio in कैलस कल्चर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन CSIR में पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन और साइटोकाइन हार्मोन से रिलेटेड। आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो लेस देन 1 है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो ये कैलस कल्चर में देख सकते हैं आप सूट का डेवलपमेंट होता है। दूसरा है जिसमें ऑक्सीजन साइटोकाइन का रेशियो मोर देन 1 है, मींस इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक है। इसमें कैलस में जो इंडक्शन होता है वो रूट डेवलपमेंट का होता है। इस कंडीशन में जब ऑक्सीजन साइटोकाइन का रेशियो मोर देन 1 होता है, इसमें रूट का डेवलपमेंट होता है। तीसरा है जिसमें ऑक्सीजन साइटोकाइन का रेशियो इक्वल होता है। इस केस में कोई भी सेल डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इसमें केवल सेल डिवीजन होता है बट डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है कैलस कल्चर में। इलांगुएशन बाय ऑक्सीजन एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। यह एक हाइपोथेसिस दी गई है ऑक्सीजन हार्मोन कैसे सेल को इलांगेट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो यही वो हाइपोथेसिस है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक सेल, 3 सेल्स जो लगी हुई हैं, इस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सेल इंटैक्ट सेल है जिसमें आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये बीच में मिडिल लैमेला है जिसमें कि पेक्टिन पाया जाता है, जिसमें गैलेक्टोयूरोनिक एसिड होता है। बीच में ये दोनों सेल वॉल हेमिसेलुलोज के थ्रू जुड़ी रहती हैं जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है हेमिसेलुलोज सेल वॉल के बीच में। मिडिल लैमेला में एक्सपेंसिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि इनएक्टिव होती है नॉर्मल पीएच पे, बट इसमें सेल के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन पंप के थ्रू हाइड्रोजन पंप किए जाते हैं ऑक्सीजन के इफेक्ट में, और इसका मिडिल लैमेला का पीएच लो होता है। लो पीएच होने पर ये एक्सपेंसिन प्रोटीन जो कि इनएक्टिव थी एक्टिव हो जाती है, और ये एक्टिव एक्सपेंसिन प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हेमिसेलुलोज और सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं इसको ब्रेक करती है, जैसा कि आप देखे हैं। आप फिर से देख सकते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये हेमिसेलुलोज लूज हो जाते हैं और सेल को इलोंगेट होने में हेल्प करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल इलोंगेट हो गई है। यही हाइपोथेसिस जो कि ऑक्सीजन की इफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन पंप के थ्रू हाइड्रोजन मिडिल लैमेला में जाता है और एक्सपेंसिन प्रोटीन को एक्टिव करता है, हेमिसेलुलोज सेल वॉल के बीच बॉन्ड पर टूटता है और सेल को लूज करता है और इसका सेल का इलोंगेशन होता है। इसी हाइपोथेसिस को एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन एंड जियोट्रोपिज्म। प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन जियोट्रोपिज्म में रोल प्ले करता है। ग्रेविटी की वजह से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ सूट में नीचे लोअर साइड पर एक्यूमुलेट हुआ है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है और ये अपवार्ड में ग्रोथ होती है। बट रूट के केस में ऑक्सीजन नीचे डिपॉजिट होता है और ये रूट को डाउनवर्ड ग्रोथ कराता है। यही ऑक्सीजन एंड जियोट्रोपिज्म कहलाता है। मैं आपको ऑक्सीजन के कुछ और फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला है ऑक्सीजन इंड्यूस फेमिनाइजेशन ऑन मेल प्लांट, फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस। हीलिंग ऑफ इंजरी, ऑक्सीजन इनहेंस द सेल डिवीजन अराउंड द इंजर्ड एरिया। तीसरा है इंक्रीज इन द स्टोरेज ऑफ सोल्यूट इनसाइड द सेल्स। ऑक्सीजन स्टिमुलेट रेस्पिरेशन मोस्ट प्रोबेबली बाय इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी सिंथेटिक ऑक्सीजन सच एज 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA एंड डिकाम्बा आर यूज एज ए सेलेक्टेड हर्बिसाइड फॉर द डाइकॉट। ऑक्सीजन हर्बिसाइड की तरह यूज किए जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ
ऑक्जिन क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि गेहूँ की फसल होती है, उसमें घास जो वीड्स होती हैं वो चौड़ीदार पत्तियां होती हैं जो कि बहुत ही नुकसान करती हैं फसल को। तो क्या करते हैं, खेत में सिंथेटिक ऑक्जिन का छिड़काव किया जाता है। वीड की पत्तियां चौड़ी होने की वजह से ये ज़्यादा ऑक्जिन को रिसीव करती हैं, और इस रिसीव करने की वजह से इनमें जो रेट होता है डिवीजन का बहुत ही हाई हो जाता है, जिसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और इनको अगर पानी नहीं दिया गया तो ये जल्दी ही डेड हो जाती हैं। बट उसी समय जो हमारी क्रॉप होती है उसकी पतली पत्तियां होती हैं, उसमें कम ऑक्सीजन होता है और वो इन कंपेरिजन टू वीट स्लोली ग्रो करता है, जिसकी वजह से उस पर ऑक्सीजन का इफेक्ट कम होता है। तो हम यहाँ सिंथेटिक ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि वीट डेड हो गया है, फिर हम लोग उसमें पानी की सिंचाई कर दी जाती है खेत में, और वो जो हमारी क्रॉप होती है वो डेड नहीं होती है, और ये वीट जो है डेड हो जाती है। तो इस तरह से ये एज ए हर्बिसाइड बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है सिंथेटिक ऑक्सीजन। मैं आपको यहाँ एडिशनली एक इन्फॉर्मेशन और बता देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड उसमें क्या हुआ था कि स्नाइपर जो होते थे वो झाड़ियों को अपने सर के ऊपर, अपने शरीर पे छिपने के लिए जंगल में यूज करते थे, और वो इस वजह से वो जो सामने वाले देश हैं उससे बच के निकल जाते थे और वहाँ छिपे रहते थे और किसी को पता नहीं चलता था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या हुआ कि वहाँ हेलीकॉप्टर से ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो ये स्नाइपर्स होते थे जिनके ऊपर ये झाड़ियाँ लगी रहती है, क्योंकि ये झाड़ियाँ ज़मीन से जुड़ी नहीं होती थी, तो जैसे ही ऑक्सीजन डाला गया उन लोगों के ऊपर वो इतना ग्रोथ हुआ कि वो सूख गई, उसमें पानी ना मिलने की वजह से वो सूख गई, तो वो एक्सपोज हो गए, जिसकी वजह से वो सैनिक वहाँ जो कि झाड़ियों की वजह से छिपे थे वो पकड़े गए, वो नज़र में आ गया, उनको मार दिया गया। थैंक you for watching my video. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you.